दोस्तों आज आ चुके हैं हम नगीना लोकसभा के एक गांव में जिसका नाम है काटपुर। तो चलो दोस्तों देखते हैं यहाँ की क्या क्या व्यवस्था है और यहाँ पर चंद्रशेखर भाई अपनी स्पीच देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना और लाइक कर देना सभी भाई, ठीक है भाइयों। चलो चलते हैं आगे। जिस शख्सियत का हम बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी गांव कानपुर पहुंचने पर मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों से माता बहनों से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारीगण कार्यकर्ताओं से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है वो शांति व्यवस्था बनाए और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे जितने भी नौजवान साथी इधर उधर खड़े हुए हैं उनसे भी मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें और शांति व्यवस्था बनाए। नरेंद्र कुमार जी, रजत कुमार जी, आकाश कुमार जी की दो बच्चियां हैं। उनकी बड़ी बेटी है, फिर बेटा है, फिर बेटी है। अब उनकी पत्नी रोते रोते बेहोश हो गई, जबाड़ी बंद हो गई, तो बड़ी मुश्किल से उनकी जबाड़ी खुलवाई। और जब मैंने उनके बच्चों की तरफ देखा तो वो अब मैं उनको सहारा दे रहा था कि चुप हो जाओ, लेकिन उसकी बच्ची कह रही थी रोते हुए कि भैया हमारा क्या होगा, हमारे घर में जो कमाने वाला था वो चला गया, अब हमारा क्या होगा। ये कड़वा सच है कि वो परिवार अब मुख्य धारा से हट गया है, क्योंकि उनके पिताजी जैसा कुछ भी कमाते करते लेकिन उनको पैरों पे खड़ा करते, पढ़ाते, जो भी उनकी जरूरत है अपना पेट काट काट के उनके लगाते, कोशिश करते कि वो कामयाब हो जाए। लेकिन आप महसूस करो कि आज वो परिवार पीछे हट गया है, 10 साल पीछे। अब उस परिवार का क्या होगा, मैं ये सोच रहा था रास्ते में आते हुए क्या होगा। और फिर मुझे याद आया कि वो पल जब बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हमारे लिए जा रहे थे। जब वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे तो उनका बेटा ऐसे मरा हुआ घर में पड़ा। उनकी पत्नी ने कहा कि बाबा साहब इसका क्या होगा राजरतन का, आप तो कहते थे राज करेगा। तो बाबा साहब ने कहा कि रमा अगर मैं इस राजरतन की परवाह करूंगा तो जो हजारों राजरतन हैं इस देश में, जो लाखों हजारों राजरतन रहते हैं, उनका क्या होगा, मैं सोच रहा हूँ। तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अभी मेरे हाथ में कुछ ऐसा है नहीं। अगर मेरे हाथ में आज कुछ ऐसा होता, मैं इस मंच पे बैठे सभी जिम्मेदार लोगों को बता रहा हूँ संकल्प करके, अगर आज मेरे हाथ में कुछ ताकत होती तो मैं उन बच्चों के लिए अभी कुछ ऐसा करके जाता कि वो अगले 50 साल तक उनका हाथ किसी आगे नहीं फैलता। आज ही ऐसा कुछ करके जाता। भाई आप लोग जो गेट पे इधर हो जाओ, पीछे माए मैंने बैठे, मैंने आपसे आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, बार बार मत कहना पड़ा, आ जाओ भाई। व्हाइट टी शर्ट आपसे भी कह रहा हूँ यार, उसको फटाफट आ जाओ, क्योंकि सरकार ही तय करती है स्कूल कहाँ खुलेंगे, शराब के ठेके कहाँ खुलेंगे, फैक्ट्री कहाँ खुलेगी, रोजगार के साधन कहाँ आएंगे और हॉस्पिटल कहाँ बनेंगे, ये सब सरकार तय करती है। गरीबों को कितना राशन मिलेगा, महिलाओं को कितनी पेंशन मिलेगी, वृद्धाओं को कितनी पेंशन मिलेगी, विधवा को कितनी पेंशन मिलेगी, विकलांग को क्या पेंशन मिलेगी, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी सरकार तय करती है। महंगाई बेरोजगारी महंगाई भी सरकार तय करती है। बिजली के दाम क्या होंगे, पेट्रोल के दाम क्या होंगे, डीजल के दाम क्या होंगे, खाद्य पदार्थों के दाम क्या होंगे, ये भी सरकार तय करती है। आप 75 साल से
इस देश में वोट डालते आ रहे हैं, लेकिन क्या 75 साल में गरीबी बेबसी दूर हुई? अपने हाथ ऐसे देखो एक बार, जितनी लाइनें नॉर्मली होती हाथ में, उससे ज्यादा लाइनें आपके हाथों में होंगी मेहनत मजदूरी करते हुए। ये गरीबी कब दूर होगी? अगर इस तरह से काम चलता रहा, 100 साल भी आप देखते रहना, गरीबी नहीं दूर होगी। और चाहे 200 साल ये चलता रहे। ये लोकतंत्र जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उससे ये उम्मीद की थी, इस लोकतंत्र से बाबा साहब ने उम्मीद की थी, राजतंत्र में तो पैसे वाले लोग राज करते थे, राजा महाराजा राज करते थे। बाबा साहब को उम्मीद थी कि इस लोकतंत्र में मेहनत करने वाले गरीब किसान मजदूर के बेटे भी आगे बढ़ेंगे। और ऐसा हुआ भी एक समय तक, ऐसा हुआ भी एक समय तक जब इस देश में मान्यवर काशीराम साहब जैसे नेता पैदा हुए, चौधरी चरण सिंह जैसे नेता पैदा हुए। लेकिन उस पर रोक लग गई जब पैसे वालों ने राजनीति में एंटर कर लिया। अब पैसे के आधार पर राजनीति होती है, कोई पैसा खर्च करता है, पैसे से पैसा कमाता है, पैसा लगाता है और फिर आगे बढ़ के पैसे से पैसा कमा के अपने घर बार भरता है और गरीब गरीब रह जाता है। इस राजनीति से क्या गरीबों का भला हो सकता है? जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में हमें देके गए थे, क्या वो अधिकार बच पा रहे हैं? क्या वो अधिकार हमें मिल पा रहे हैं? क्या पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिल रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा तो क्या बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? क्या महिलाओं को, आप बताओ, 500 रुपए पेंशन में क्या होता है? कितनी महिलाओं को पेंशन मिलती है? वृद्धा पेंशन, हाथ खड़े करो। जिनको पेंशन मिलती है हाथ खड़े करो। देखो मेरी बात पे गौर करो, अब आपस में मत बोलना। जो आदमी 50 साल का, 60 साल का हो गया, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अब वो इस हालत में रहा कि वो कुछ कमा के मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा सके, अब उसका क्या होगा? अब उसकी जिम्मेदारी किसकी है? भाई मेहनत मजदूरी कहाँ है? मेहनत मजदूरी आप महसूस करो। जो पढ़े लिखे लोग नहीं, नौकरी नहीं करते, रोजगार नहीं करते, उद्योग नहीं चलाते, उन पे क्या है मेहनत मजदूरी? मेहनत मजदूरी पहले जब तक मशीनें नहीं आई थी तब तक तो आसान थी, अब मशीनें आ गई। जो काम 10 दिन में करते थे वो 1 दिन में मुझे कर देती है मशीन। तो इन पे मेहनत मजदूरी भी खत्म। तो करें क्या इस देश में? एक बात जब तक आप नहीं समझोगे कि लोकतंत्र क्यों आया था, तब तक नहीं आप समझ पाओगे। वोट समझते हो? वोट सिर्फ ये नहीं कि आपको जाके किसी का बटन दबाना है। वोट ये है कि वो वोट तय करते हैं कि 5 साल आप इस देश में किस हालातों में जियोगे। 5 साल आपके बच्चों को पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था, स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे। 5 साल आपके लिए अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे नहीं बनेंगे। 5 साल पेंशन के नाम पे आपके साथ अन्याय होगा या आपको पेंशन मिलेगी। आपको अगर अच्छा आदमी आगे बढ़ेगा तो कुटीर उद्योग लग के रोजगार की व्यवस्था भी हो सकती है महिलाओं के लिए घर में ही। कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। पढ़े लिखे लोग होंगे यहाँ, कोई कर्मचारी है जो रिटायर हुआ हो? आप है सर? ये गवाही यही देंगे, मैं नहीं दूंगा। क्या हम इस देश से, दुनिया से हम लोग करोड़ों अरबों रुपए का माल खरीदते नहीं खरीदते हैं? कच्चा चाइना से, बांग्लादेश खरीदते हैं ना? वो माल हमारे यहाँ नहीं बन सकता? हाँ बन सकता है। जो माल हम अरबों खरबों रुपए का दुनिया से खरीदते हैं वो हमारे यहाँ बन सकता है। उसके जरिए कुटीर उद्योग के जरिए, लघु उद्योग के जरिए महिलाओं को गांव तक रोजगार मिल सकता है। लेकिन सरकार ये जानती है अगर इनकी जेब में पैसा आ गया तो उनकी मजदूरी कौन करेगा? ये पैसे वाले हो जाएंगे तो इनके साथ जुल्म करने पे इनके साथ जुल्म भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो ये बात जानते हैं, इसलिए वो रोजगार नहीं देते। वो इस बात को जानते। देखो सतगुरु जी महाराज ने बात कही थी, मैं ये बात आपने मूर्तियां लगा रखी ना इसलिए बता रहा हूँ। भाई इसे बच्ची को उठा लो, तुम्हारी गुरु जी की तस्वीर है वहां पैर रखे बच्ची, उसको पता नहीं, तो नादा। सतगुरु जी ने कहा एक तो हमारे लोगों का मनोबल गिरा हुआ है। आप भी ये बात में ध्यान रखना भाई, आप ध्यान रखना। बहुत आप सीनियर आदमी हो, प्रचार करने को पूछ रहे थे ना कि मेरी परमिशन करा तो प्रचार की, वही हो ना, है ना? नारायणपुर वाले देख लो, मैं कितना याद रखता हूँ। अच्छा देखो ऐसा है, सतगुरु जी ने एक बात कही, पराधीनता पाप है जान ले मीत, और रविदास दास पराधीन से कौन करो सो प्रीत। सतगुरु जी ने कहा पराधीनता का मतलब था गुलामी, गुलामी पाप है।
गुलामी किसी की भी हो, गुलामी पाप है। और अगर गुलाम कोई रहेगा, गुलामी सोच रखेगा, तो कोई उससे मित्रता नहीं रखेगा। ठीक है। सतगुरु जी ने कहा रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डारी है ऊंचे क्रम की प्रीत। कि जाति के कारण, जन्म के कारण कोई नीच नहीं होता है। आपने अपने मन में बात बिठा ली कि हम तो छोटी जाति के लोग हैं, नीच जाति के लोग हैं, आपके मन में ये बात धारणा कर गई है। ठीक है। जबकि रविदास जी इसके उलट आपको समझा गए कि रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डारी है ऊंचे क्रम की प्रीत। जो अच्छा बुरा काम करेगा वही नीच होगा। अच्छा काम करने वाला किसी जाति धर्म का वो नीच नहीं हो सकता। तो आपने अपना मनोबल गिरा लिया कि भाई हम इस देश में क्या कर लेंगे, हम तो छोटी जाति के लोग हैं। फिर सतगुरु जी से किसने पूछा, ये आपकी बात है, बिल्कुल आपको समझ आनी चाहिए बात। सतगुरु जी से किसने पूछा, भाई गुरु जी हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, 8-8, 10-10 घंटे पसीना बहाते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में सुख सुविधा क्यों नहीं आती, हमारे गरीबी क्यों नहीं खत्म होती। सतगुरु जी ने रास्ता बताया, वही बताने के लिए आया मैं आज आपको। ये जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूं, ये 600 साल पहले सतगुरु जी बता गए। रविदास मानुष करी बसन्नु सूकर है तो इठाओ, एक सु स्वराज माई दूसर मरकट गांव। कि अगर सुख शांति का जीवन जीना है, करी बसन करना है, सुख शांति का जीवन चाहिए, तो दो रास्ते हैं। एक स्वराज माई, क्या तो अपना राज हो, या दूसरा मरने के बाद शमशान घाट कब्रिस्तान में मिलेगा। सुख शांति इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो राज तो है नहीं, तो सुख शांति कहां से मिलेगी। सुख शांति तो उनके जीवन में जिन पर राजकाज है, जिन पर राजकाज नहीं, उनको अगर सुख शांति चाहिए तो उनको भी राजकाज पैदा करना पड़ेगा। लोकतंत्र में राजकाज वोट से पैदा होता है। जो सतगुरु जी बात लिखे गए थे वही बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखी। और जब तक आप संविधान के आधार पर मिली वोट को उसका सही प्रयोग नहीं करोगे, तब तक आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी नहीं बदलेगी। मेरी बात को आप लोग याद रखें। यही वोट, अभी पुलिस की भर्ती भरा था, किसी गांव के बच्चे ने फार्म यहां से भरा था, 400 रुपए एक बच्चे से लिए, और फिर पेपर देने भी गए होंगे, इतने पैसे और खर्च हुए होंगे। तो एक बच्चे से 400 रुपए, 48 लाख बच्चों से 200 करोड़ रुपए सरकार के खाते में गए नहीं गए। और 200 करोड़ रुपए लगे आपके अलग खर्चे में, समय भी खराब हुआ। पेपर का, भर्ती का पेपर हो गया लीक। क्या है आपके इस समय? 0। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, 20,000 पदों पे घोटाला कर लिया सरकार ने। हमने लड़ के 6,800 नौकरियां दिलवाई। फिर उसमें भी जो है, उसमें भी वो कोर्ट द्वारा उस पर ऑब्जेक्शन लगवा दी। आज तक वो नौकरियां बच्चों तक नहीं मिली। इस देश में हो क्या रहा, आप महसूस करके देखो। जब सरकारी नौकरियां, सरकारी सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, तो सरकारी नौकरी कहां से मिलेगी, आप मुझे बताओ। जब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो जो गरीब हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, जिनके घरों में अभी प्लस्तर भी नहीं हुआ, उनके घरों में सुख सुविधा कहां से आएगी। अगर सरकारी नौकरी नहीं देती गवर्नमेंट, तो प्राइवेट नौकरी दे। प्राइवेट नहीं देती तो लोन दे, उद्योग करने के लिए लोन भी देती तो जमीन दे। अगर ये भी देती तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपए महीने दे, जिससे कि पढ़ा लिखा नौजवान अपने पैरों पे खड़ा रह सके, अपने लिए भरपूर में कोई रोजगार कर सके, किसी के भरोसे ना रहे। जब नेताओं को, अधिकारियों, कर्मचारियों को बिजली मुफ्त मिलती है, तो गरीबों को बिजली क्यों नहीं मुफ्त मिलती। जब तो ऐसे आपस में बात करके दूर होगी क्या समस्या? नहीं होगी, यही बता रहा हूं मैं यहां खड़े होकर यही बता रहा हूं कि ऐसे आपस में बात करने से समस्या दूर नहीं होगी। समस्या कैसे दूर होगी ये बता रहा हूं। ठीक है, आप महसूस करो। 500 रुपए पेंशन मिलती है, जो कि सबको नहीं मिलती आपके गांव में, तो ज्यादातर लोगों को, लेकिन पेंशन आती है। अब सवाल ये है कि 500 रुपए में आता क्या है? सर्दी आ जाए तो अच्छा जूता 1,000 रुपए का आता है। अगर हम एक पानी की बोतल खरीदें, ये पानी की बोतल आप कितने पैसे की आई भाई? ये 10 रुपए की है, आनंदा की पानी की बोतल। तो इसका मतलब 300 रुपए तो महीने के साफ पानी पिए, 1-2 बोतल तो पी लेता है आदमी पूरे दिन में, तो यानी कि 600 रुपए तो पानी में चल जाएंगे। तो 500 रुपए में आता क्या है? मेरा सवाल ये है कि जो जनता टैक्स देती है, जो अब वो अपने पैरों पर नहीं खड़ी, तो उनको पेंशन के नाम पे 5,000 रुपए क्यों नहीं मिलते देश में? 500 रुपए क्यों मिलते हैं? जबकि करोड़ों अरबों खरबों रुपए का बजट है सरकार के पास। जब यहाँ अमीरों को
उन पे तो पैसे हैं, उनके बच्चों का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होता है, गरीबों के लिए सरकारी हॉस्पिटल में अच्छे इलाज की व्यवस्था क्यों नहीं? सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई। अब अच्छी पढ़ाई करनी हो तो प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूलों में नाम मात्र की पढ़ाई है, क्योंकि मास्टर की ड्यूटी लगा दी पोलियो में, मास्टर की ड्यूटी लगा दी बीएलओ में, मास्टर की ड्यूटी लगा दी गिनती जनगणना में, मास्टर की ड्यूटी लगा दी कहीं और, तो बच्चे वहां स्कूल में बैठ के कुछ करते नहीं है। जब उनकी बुनियादी कमजोर हो जाएगी तो पढ़े लिखे तो रोजगार कहां से मिलेगा उन्हें, आप बताओ। तो ये जो षड्यंत्र है ये आपको गरीब बना के रखने का है। इस षड्यंत्र को अगर आपको खत्म करना है और सुख शांति का जीवन चाहिए, इस गरीबी बेबसी लाचारी की जड़ें काटनी है, जुल्म जाति बंद करनी है, आपको भी सुख सुविधा चाहिए, तो फिर आपको अपने वोट का सही प्रयोग करना पड़ेगा। पिछली बार जिसको आपने पार्लियामेंट में वोट दी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, 5 साल आया आपके गांव में, कभी पार्लियामेंट में जाके पूछा कि भाई जब हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया लगा है, इंडस्ट्रियल एरिया, फैक्ट्रियां, कंपनियां, तो यहाँ इसमें क्यों लगी नगीना में? क्या नगीना के लोगों को, नौजवानों को रोजगार की जरूरत नहीं है क्या? बताओ कि तो यहाँ से हरिद्वार जाते फैक्ट्री में काम करने बच्चे। बार वोट की चोरी नहीं होने देंगे, और चोरी किसके होती है भी आप जान लो, चोरी उसके होती है इसका पहरेदार कमजोर होता है। आप घर में देख लो, आप गेट खुले छोड़ के देखो, चोरी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो क्या आपका पहरेदार कमजोर है? बताओ, चंद्रशेखर आजाद कमजोर है? तो जब आपका पहरेदार कमजोर नहीं तो आप याद रखना आपकी वोट की चोरी नहीं। मगर मैं आपको कह रहा हूँ, तेरा हाथ दिखाना मुझे ऐसे करके, ये माए मेरी है नहीं लाइट फालतू, जो कुदरती लाइन हो शरीर में उसका फालतू नहीं है या नहीं है? कहाँ चाहिए है या नहीं? मजदूरी कब तक मजदूरी करते रहोगे इस देश में? और मजदूरी करके आपके अच्छे मकान 70 साल लगे बनाने में। इसलिए आपको कह रहा हूं कि अब एक ही मौका मिलता है हमें 5 साल में अपनी जिंदगी बदलने का, वो है हम अपनी वोट से ताकत बनाए। ठीक है, तो मैंने आपको निशान बता दिया, देख लिया आपने निशान? क्या है हमारा निशान? मेरा निशान है, आपका निशान है? हमारा। पक्का? जिंदगी बदलने वाला निशान है या गरीबी में जीवाने वाला निशान है? बदलना चाहते हो नहीं बदलना चाहते हो? गरीबी बेबसी की जड़ें काटना चाहते नहीं काटना चाहते हो? जब आपकी ताकत नहीं बनेगी तो आपको कौन सुनेगा? और जब आपको देखो, बाबा साहब कहते थे पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता और चाबी जो आपकी सारी परेशानियों को हल करती है। एक कागज लिख के अपनी सारी परेशानियां इसमें गिर दो, केतली में, और उनको पूरा करने की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, जितनी भी आपकी समस्या है उनको केतली में डाल दो और चंद्रशेखर आजाद को इस लड़ाई को लड़ने की ताकत दे दो, क्योंकि आपने सब पे भरोसा किया, जिस पे भरोसा किया उसने आपको ठगा। अब आप ठगे जाना चाहते हो या नहीं? तो फिर अपने बेटे की मदद करोगे नहीं करोगे? अच्छा, ये भी पढ़ो फिर जल्दी से, क्या लिखा है? तो मैंने आपको रास्ता बता दिया। सतगुरु जी ने भी कहा कि राजकाज से ही जिंदगी बदलेगी, सुख सुविधा आएगी। तो जो भी देखो, जिनसे मुकाबला है वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनके पास बहुत साधन है, बहुत मीडिया है, सब कुछ है। उनका मुकाबला अकेला चंद्रशेखर आजाद नहीं कर सकता है। ठीक है, जो पैसे के आधार पर राजनीति करेंगे, जो पैसा फेंकेंगे फिर वो जीत के पैसा कमाएंगे, वो आपका भला नहीं कर सकते। मैं इसको खोल देना, चाहे आप 1 रुपए की मदद करें, लेकिन इसकी इतनी मदद जरूर करें। और जो और सक्षम हो वो इस लड़ाई लड़ूंगा बताओ, जब मजबूत लड़ूंगा तभी परिवर्तन होगा, नहीं होगा? हाँ, तो केतली का ढक्कन खोल दो और अपनी मेहनत की कमाई से आप इसमें मदद कराओ, जिससे कि आंदोलन मजबूत हो जाए। और भी औलादे हम सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे, तब जाकर बदलाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आखिरी बात रहेगी, वो कौन से सुन लो, कौन कौन मदद करेंगे? जरा हाथ खड़ा करो, दोबारा पूछो, दोनों हाथ खड़े करने हैं। ठीक है, 15 तारीख को रैली है, कहाँ? नगीना। कहाँ? इंटर कॉलेज। आ जाओगे नहीं आ जाओगे? एक बात सुनो, 15 तारीख का बहुत बड़ा दिन है। 15 तारीख को माननीय काशी राम साहब की जयंती है। एक ऐसे रहबर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हम लोगों को हमारे पैरों पे खड़ा करने को लगा दी, उनकी जयंती है। ठीक है, और हमारे आजाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस भी है 4था। ठीक है, तो नगीना हिंदू इंटर कॉलेज में 11 बजे आपका इंतजार करूँ। क्यों भाई, नौजवानों आओगे नहीं आओगे? और इनको माँ बहनों को लेके आओगे नहीं आओगे? पक्का? कौन कौन आएगी रैली में? हाथ खड़े करो। चलो ठीक, क्यों भाई, मेहनत करेंगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।